हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जान रहे हैं कि कैलेंडर हमारा आ चुका है। 27 अक्टूबर को हमारे प्रीलिम्स का एग्जाम पड़ा हुआ है। आप देखेंगे, अगर 27 अक्टूबर से आप टाइमिंग को देखेंगे तो अराउंड आपके पास लगभग 145 दिन के करीब में आपका टाइम बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एक चीज हमने खैर पहले भी आपसे चर्चा कर लिया था 115 डे की स्ट्रेटजी में। आपके पास इस 115 डेज में आपको कितने काम मिनिमम कंप्लीट कर लेने चाहिए। अराउंड हम लोग 150 डे मान के चलते हैं, हालांकि अब 145 डेज ही बचे हैं। अब देखो, पहला काम आपको ये करना होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी आपको ब्रेक नहीं करनी होगी। प्रीलिम्स की तैयारी आपको कंटिन्यू करती रहनी होगी। सेकेंड बात, बेटर होगा कि जीएस 5 और 6 भी बहुत अच्छी कमांड आप लोग बना चाहिए, क्योंकि 400 मार्क्स का ये अकेले पेपर है, 400 नंबर का अकेले पेपर है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो कि नहीं कुछ मुझे मेंस पे और भी काम करना है, तो बेटर होगा कि आप जनरल हिंदी पे काम कर लो। जनरल हिंदी पे काम कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स निकलने के बाद नॉर्मली देखोगे कि जनरल हिंदी क्या होता है, एक इग्नोरेंस सब्जेक्ट बन जाता है। आप वीक में एक दिन दे पाते हो, और होता क्या है यहाँ पे मार्क्स कैसे आते हैं भाई, 75 टू 85 के बीच में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ये भी देखे गए हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में मतलब 100 प्लस, क्या मैंने इसमें 119 मार्क्स तक देखे हैं कि लोग 119 नंबर तक लेके जनरल हिंदी में आ जाते हैं। अब सोचो, कोई 75 पा रहा है और कोई 119 पा रहा है, तो भाई यहाँ से इजिली वो क्या ले रहा है, 30 मार्क्स का गैप ले रहा है, 30 नंबर का। तो अकेले यहाँ से उसके पास गैप आ जा रहा है। तो बेटर होगा कि आप लोग यहाँ पे काम कर लो कि जनरल हिंदी पे अगर लगे कि नहीं मेरे पास कुछ और भी टाइम है, मैं और भी मेंस पे काम कर सकता हूँ, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप लोग जनरल हिंदी पे काम कर लो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे चुके हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा आज का जो है वो म्यूजियम के ऊपर। आज से हम लोग ने हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं उठाए। आप जीएस 5 के सिलेबस को अगर देखोगे तो जीएस 5 के सिलेबस में आपको क्लियर एक म्यूजियम के ऊपर टॉपिक ही बनाया गया है। भैया जीएस 5 में म्यूजियम बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देने वाले हैं। म्यूजियम की आवश्यकता क्या है भाई, म्यूजियम क्यों आयोग कह रही कि भाई कि हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, टॉपिक हमने क्यों शामिल किए। आप नॉर्मली देखोगे, पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड आंदर हमको, कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख संग्रहालयों का वर्णन करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ये आपका पेपर में क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, ये हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन नहीं है। अब हमको पता होना चाहिए कुछ बेसिक फैक्ट्स, कभी भी कुछ बेसिक फैक्ट्स पता रहे जो आपको इंट्रो लिखने में काम कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे काम कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात देखो कि यूपी में पहला म्यूजियम खुलता कब है। तो आपका जो यूपी में पहला म्यूजियम आप देखोगे ओपन होता है वो 1863 के अराउंड उत्तर प्रदेश का पहला म्यूजियम खोला जाता है। और वर्तमान में लगभग 90 के करीब में म्यूजियम्स आपके हैं। 87 टू 88 म्यूजियम आपके पास है। ठीक है, 87 से 88 म्यूजियम आपके पास है। अभी रिसेंट में एक म्यूजियम और ट्राइबल्स ब्रिज खोली गई थी, आप चाहो तो उसके एग्जाम्पल बता सकते हो कि कहाँ पे खोली गई थी। तो यानी उत्तर प्रदेश में पहला म्यूजियम का जो एग्जाम्पल मिलता है वो कब मिलता है, 1863 से मिलता है। अब ये वाला पॉइंट जरूर ही क्या करना है, इंट्रो में शामिल करना कि प्रथम जो म्यूजियम का एग्जाम्पल है वो 1863 में मिलता है। अब हम लोग सोचते हैं भाई म्यूजियम है क्या, संग्रहालय होते क्या है, संग्रहालय होते क्या है। यहाँ पे देखो सीधी सी एक बात कि संग्रह किया जाएगा। संग्रहालय में क्या किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा, यानी कुछ सामग्री होगी जिसको कलेक्ट किया जाएगा। कौन सी सामग्री भाई, ऐसी चीजें जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हो, ऐसी चीजें जो कल्चरल इंपॉर्टेंस रखती हो। ठीक है, उनका क्या होगा, उन सामग्रियों का यहाँ पे संग्रह किया जाएगा। अब उन सामग्रियों में कौन कौन सी बात आती है, जैसे पुरातात्विक सामग्री हो गया, आपका पुरातात्विक सामग्री हो गया। ठीक है, पुरातात्विक सामग्री हो गया, जो आर्कियोलॉजिकल सामग्रियां हैं, ठीक है, मटेरियल्स है, उनकी बात की जाएगी यहाँ पे। मान लो कि मूर्तियां हमको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, कई जगह से हमको क्या होती है कि भाई कुछ मूर्तियां मिल जाती हैं, इंस्क्रिप्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। अभिलेख, अभिलेख क्या करते हैं भाई, हिस्ट्री को लिखने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं वो आपके अभिलेख निभाते हैं। ठीक है, वो आपकी इंस्क्रिप्शंस निभाती हैं। अब देखो, तो इसमें क्या किया जाएगा भाई कि अभिलेख का संरक्षण, एक तो गया कि भाई अभिलेख का संरक्षण किया जा सकता है यहाँ पे। तीसरी बात, अभिलेख के अलावा भाई ट्राइबल्स म्यूजियम है, तो हमको पता है कि आदिवासी, उनमें क्या हम लोग कर सकते हैं, आदिवासी संस्कृतियों का संरक्षण कर सकते हैं, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है वहां पे। ठीक है, 1857 का रिवॉल्टी पूरा उत्तर भारत से संबंधित है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जो स्मृतियां हैं, कि क्रांति से संबंधित जो स्मृतियां हैं, ठीक है, इनका संरक्षण आप देखोगे यहाँ पे किया जाता है।
ठीक है। तो यानी बेसिकली क्या है, आप जो आर्टिकल 49 देखोगे, अनुच्छेद 49 में बोला भी गया है, क्या बोला गया आर्टिकल 49 में? आर्टिकल 49 में बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान है और वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, उनके संरक्षण का प्रावधान करता है। किसका? राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स और वस्तुओं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है, भाई ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 49 में ये बात बोली गई है कि हमको क्या करना है कि भाई जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो वस्तु में, उनके संरक्षण करना। अब इनका संरक्षण किसके थ्रू किया जा सकता है? बहुत तरीके हैं, लेकिन उनमें एक तरीका आपका संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालयों की विशेषता ये है कि भाई संग्रहालय के थ्रू आप केवल कलेक्ट कर सकते हो, उनको प्रदर्शनी के जरिए आप लोगों को दिखा भी सकते हो। तो यानी उनका प्रसार भी होता है, उनके बारे में, उस पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन के बारे में, लोगों के बारे में क्या होती है, जानकारियां भी बढ़ती है, तो उसका संरक्षण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो गया बेसिकली आपकी संग्रहालय के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आप इंट्रो में क्या क्या बातें लिख सकते हो, आ जाओ हम लोग ऊपर देख लेते हैं। इंट्रो में यही लिख लेते हैं। इंट्रो में पहली बात, संग्रहालय होते क्या है, संग्रहालय क्या होते हैं। एक तो आप ये समझा सकते हो, पहला संग्रहालय कब खोला गया था? 1863 में, 1863 में प्रथम संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ये बात आप कर सकते हो। ठीक है, संग्रहालय के लिए क्या समझो कि जो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, सांस्कृतिक महत्व की जो वस्तुएं हैं या घटनाएं हैं, उनका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। इनमें से कोई दो बात, ठीक है, कोई दो बात क्या करना, इंट्रो में शामिल करना। कभी भी वर्ड लिमिट ये दिमाग में रखनी है भैया, वर्ड लिमिट अगर 200 वर्ड्स में आया है, 200 वर्ड्स में आया है, ये दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम 40 वर्ड्स में जाके आप इंट्रो लिख देना। अच्छा, संग्रहालयों के ऊपर स्पेशली भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बौद्धिज्म क्या है, देना, बौद्धिज्म के ऊपर कई सारे संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है बौद्धिज्म से संबंधित। तो भगवान बुद्ध से संबंधित जो संग्रहालय है, उसके ऊपर क्वेश्चंस 125 वर्ड्स में क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो सेपरेट जाके अगर क्वेश्चन बनाना रहेगा तो भी उसके पास ऑप्शन है जाके क्वेश्चन बना लेने के पास, आयोग के पास। ठीक है, अब हम लोग इंट्रो तो देख लें, एक बार मेन बॉडी को समझते हैं। तो हम लोग संग्रहालय को क्या करेंगे, कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कि हम लोग इस टाइप्स के संग्रहालय देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है, बौद्धिज्म की धरती रही है, तो हमारे पास बौद्ध म्यूजियम बहुत जाते हैं। तो पहला हम लोग चाहें तो कुछ बौद्ध संग्रहालय का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहाँ पे बौद्ध संग्रहालय कई जगह पे है। ठीक है, हमको पता है बौद्ध संग्रहालय आपको गोरखपुर में मिल जाएगा। ठीक है, बौद्ध संग्रहालय आपको भाई शारदा से मिल जाएगा। बौद्ध संग्रहालय आप चाहोगे कुशीनगर में मिल जाएगा। यानी ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं कि आप इनमें से कहां जाके लिख देते हो। ठीक है, किसी एक का एग्जांपल उठाना, ऐसा नहीं कि हम केवल क्या किए, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं किया है तुमको बौद्ध संग्रहालय के बारे में लिखना है। अब ऐसा नहीं करना कि हम तीनों के बारे में लिख दें, तीनों के बारे में लिख दें कि 50-60 सब तो फिर यहीं खत्म हो गया। तो कोई एक पे आपको जाके क्या करनी, चर्चा करनी। जैसे हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा बौद्ध संग्रहालय होगा तो क्या होगा, बौद्ध संग्रहालय में भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध और जो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व हैं, उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं या जो अवशेष हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या, जो पूरा अवशेष है उनका यहाँ पे संग्रह किया गया है, उनका यहाँ पे संरक्षण किया गया है। तो यानी यहाँ पे क्या मानेगा, भगवान बौद्धिज्म या बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पे संरक्षित की गई होंगी या रखी गई होंगी। तो ये क्लियर बात, सभी बौद्ध संग्रहालयों का एक ही बात होगा कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो पुरावशेष है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। जैसे अगर हम लोग गोरखपुर के संग्रहालय की बात करें तो गोरखपुर में आप जाओगे तो यहाँ पे 1987 में 1987 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ये आपको नौका विहार के पास आपको बौद्धिज्म म्यूजियम ये आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर जाके इसी कैंपस में यहाँ पे स्तूप भी बनाया गया है, स्तूप बनाया गया है। हमको पता कि स्तूप बनते कैसे हैं, तो स्तूप में क्या होते हैं बेसिकली कि बौद्धिज्म से भगवान, मतलब कोई जरूरी नहीं कि
भगवान बुद्ध की कोई अवशेष हो, बौद्धिज्म से संबंधित कुछ भी चीजें हो, पूरा अवशेष हो, उसको ढक के एक उल्टा बाउल टाइप की एक आकृति होती है जो जिसको हम नॉर्मली स्तूप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कैंपस में दिख जाएगा। नॉर्मली हर एक संग्रहालय में आपको स्तूपा देखने को मिल जाता है। सेकंड, हम लोग यहाँ पे पहली चीज तो समझ लें कि भाई हम लोग यहाँ पे बौद्ध संग्रहालय पे चर्चा कर सकते हैं। सेकंड जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देखेंगे कई सारे राजाओं की वंशावली आ रही हैं। जैसे एक राजा ऐसा है, एक ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें कला का खूब उन्नति हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कुषाण काल। कुषाण काल, कुषाण काल में आपको कुछ ना भी पता तो ये तो पता ही होगा कि भाई मथुरा कला का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हैं ना कि भाई मथुरा कला, तो मथुरा कला का जो कॉन्सेप्ट या मथुरा कला का जो विकास देखते हो वो कहीं ना कहीं कब पड़ता है? कुषाण काल में। अब देखो कुछ मथुरा म्यूजियम, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिख दो, आप चाहो तो दूसरा मथुरा म्यूजियम या मथुरा संग्रहालय के बारे में लिख सकते हो। मथुरा संग्रहालय के बारे में, अब मथुरा संग्रहालय के बारे में क्या लिख सकते हो? हमको पता कि ये जब आपको एक बार दिमाग में आ गया कि भाई मथुरा में क्या होगा कि कुषाणों का हब था, ठीक है, यानी कुषाण कैपिटल थी, दो कुषाणों की कैपिटल थी, एक लाहौर थी और एक मथुरा थी। तो मथुरा से क्या मिलेगा भाई? कुषाण कालीन जो चीजें हैं वो मिलेंगी। तो कुषाण कालीन कला, यहाँ पे क्या क्या है? कुषाण कालीन, कुषाण ड्यूरेशन की कला का संरक्षण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुषाणकालीन कला का संरक्षण। अब कुषाणकालीन कला क्या मिलेंगे? यहाँ पे कई सारी मृण मूर्ति आप देखेंगे, तो यहाँ से हालांकि मथुरा में संग्रहालय में कुछ मृण मूर्तियों की यानी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनका संरक्षण किया गया है। कुषाणकालीन क्वाइंस का यहाँ पे संरक्षण देखेंगे किया गया है। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, उसका संरक्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि जो मथुरा संग्रहालय है वहां पे कुषाणकालीन जो कला है उसके संरक्षण के बारे में एक पॉइंट बना देंगे तो आपका इजीली पॉइंट बन जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो? और लोग थर्ड म्यूजियम, देखो वैसे तो हमारे पास कुल 87 म्यूजियम है, ध्यान देना। पहले बात यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मैंने इनिशियली आपको क्या बताया कि लगभग 87 से 88 म्यूजियम मौजूद है। आपका काम करना, आप किसी भी बुक में, जैसे आप वाई सिटी में चले जाओ, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम में चले जाओगे, तो उन्होंने भी अराउंड 20 म्यूजियम के ऊपर चर्चा किया हुआ है, लगभग 20 म्यूजियम। किसी भी बुक में जाओगे तो अराउंड 20 म्यूजियम के ऊपर चर्चा मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां से इजीली आप क्या करोगे कि अराउंड आपको 20 म्यूजियम पता रहेगा। तो मान लो किसी खास वर्क से संबंधित, जैसे अगर आपको लगता है कि 1857 से संबंधित हमारे पास क्या है, 3 म्यूजियम है, 1857 की क्रांति की स्मृतियों को संजोए हुए 3 म्यूजियम है। आपको उनका कंबाइंड तैयार करना है कि हमारे पास क्या है, 3 म्यूजियम है, 3 म्यूजियम में इन चीजों का संरक्षण है। अब 1857 की क्रांति की स्मृति को कोई संरक्षण किया होगा तो भैया वहां पे क्या मिलेगा? नॉर्मली मान लो कि जो उस समय उपयोग किए गए जो उपकरण रहेंगे, जो हथियार रहेंगे, या हमको मूर्तियां मिल सकती हैं, पेंटिंग्स मिल सकती है इस ड्यूरेशन की। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने म्यूजियम मिलेंगे इसमें सबकी सब यही चीजें मिलेंगी, जितने भी म्यूजियम है आपको। बौद्धिज्म के ऊपर सेपरेटली अराउंड 3 म्यूजियम तो मिनिमम आप तैयार कर जाना, 3 म्यूजियम, क्योंकि सेपरेटली बौद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब लोग तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट हमको पता है कि ट्राइबल्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो कि ट्राइबल्स से संबंधित एक संग्रहालय खोला गया जिसको हम लोग नाम दिए ट्राइबल थारू जनजाति संग्रहालय। ठीक है, ये ट्राइबल्स को फोकस्ड उत्तर प्रदेश का प्रथम संग्रहालय, फर्स्ट म्यूजियम है। ट्राइबल्स को फोकस उत्तर प्रदेश का ये क्या है? प्रथम संग्रहालय है। अब बताओ यहाँ पे ट्राइबल्स, थारू जनजाति से संबंधित किन चीजों का संरक्षण किया गया? तो बेसिकली देखो, ट्राइबल होते क्या, जो जनजातियां होती हैं, जनजातियों को आप कभी किसी खास धर्म में से संबंधित नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते हैं नहीं ये हिंदुज्म को संबंधित होती हैं। ठीक है, इनके कस्टम्स भले कुछ हिंदुज्म से मिलते हो, लेकिन इनकी जो रीति रिवाज, जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी जीवन शैली है, वो मुख्य धारा के लोगों से बिल्कुल अलग है। तो भाई इसकी भी संरक्षण की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जनजातियों की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि थारू जनजाति के विकास से लेकर जो इनकी संस्कृति थी, जिनका कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं इनकी, ठीक है, जो इनका धर्म है, इनका खास धर्म है, ठीक है, उनके रिलीजन का और इनके जीवन शैली का, जीवन शैली से संबंधित जो स्मृतियां हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं ताकि ये विलुप्त ना हो जाए। इनकी कल्चर की जानकारी क्या है कि आने वाली पीढ़ियों को भी लगती रहे। ठीक है, तो थारू जनजाति, कभी भी कोई अब किसी भी जनजाति के ऊपर आपको संग्रहालय रहेगा तो जाहिर बात है उसमें यही चीजें रहेंगी
इन्हीं चीजों का संरक्षण किया गया रहेगा। तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके। आप चाहो तो अगला पॉइंट्स यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं, चौथा म्यूजियम। ठीक है, चौथा म्यूजियम आप लिख क्या सकते हो। अच्छा, फोर्थ म्यूजियम को लोग देखते हैं। चौथा म्यूजियम 1857 तब से मैं चिल्ला रहा हूं, तो 1857 की क्रांति से संबंधित कोई एक म्यूजियम। ठीक है, तो एक लखनऊ में आपका है 1857 का स्मारक, ठीक है, म्यूजियम या संग्रहालय। संग्रहालय लखनऊ। हमको पता है कि अवध वाला जो पूरा बेल्ट था लखनऊ में, कौन, यहाँ पे एक पीटी का क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग कि अवध वाले बेल्ट में या लखनऊ में 1857 को कौन लीड करता है, इसको कौन नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व करता कौन था, ये पीटी का क्वेश्चन बन जाएगा। पीटी में आता हुआ अभी क्वेश्चन है। अब 1857 की क्रांति का जो लखनऊ का म्यूजियम है उसमें क्या रखी गई रहेगी, तो भैया ये अवध साम्राज्य का हिस्सा था, अवध बेल्ट का, अवध डायनेस्टी का ये पूरा हिस्सा था। यानी साम्राज्य है तो पुरानी कुछ पेंटिंग्स होंगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ ओल्ड जो फोटोग्राफ्स है, जो पुरानी तस्वीरें हैं 1857 की ड्यूरेशन की पुरानी तस्वीरें, क्योंकि तब लोग क्या करते थे, स्मृतियों को तस्वीरों में संजोते थे। ठीक है, तो पुरानी तस्वीरें हैं कुछ 1857 के समय की, जिसको यहाँ पे संजोया गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको बंदूकें मिलेंगी, गन्स मिलेंगी उस समय जो प्रयोग की गई थी। ठीक है, तलवार मिलेगा आपको, जो ढाल है, जो शील्ड है। ठीक है, कुछ तोपों के को यहाँ पे संजो के रखा गया है 1857 कालीन। ठीक है, 1857 कालीन जो तोपे हैं उनका यहाँ पे संरक्षण आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको 1857 जो लखनऊ का स्मारक है, जो लखनऊ का म्यूजियम है, वहां पे इनका संरक्षण किया गया है। एक पॉइंट आप लोग चाहो तो 1857 यानी 1857 की क्रांति के ऊपर बना सकते हो आप। यहाँ पे चूंकि 1857 से ही झांसी की रानी का भी संबंध था, तो आप चाहो तो झांसी संग्रहालय के बारे में भी यहीं पे चर्चा कर सकते हो। मतलब कोई जरूरी नहीं कि इसी के ऊपर चर्चा करो, आप चाहो तो यहाँ पे जो झांसी संग्रहालय है उसके ऊपर चर्चा कर दो, संग्रहालय के ऊपर चर्चा कर दो। अब झांसी संग्रहालय में भाई किन चीजों का संरक्षण होगा, तो नाम में ही झांसी है तो जाहिर सी बात है लक्ष्मीबाई से संबंधित जो चीजें होंगी, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो चीजें होंगी वो यहां पे संरक्षण की गई होंगी। फॉर एग्जांपल, अब रानी लक्ष्मीबाई क्या चलाएंगी, भाई तलवार ही चलाती थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की तलवार यहाँ पर रखी गई है। उनके पास, जिसके पास तलवार है उसके पास ढाल भी रहेगा, वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति यहाँ पे संरक्षण करके रखी गई है। झांसी संग्रहालय की एक और विशेषता क्या है, यहाँ पे गुप्ता पीरियड की एक पेंटिंग रखी गई है। यहाँ पे गुप्ता पीरियड का एक बहुत ही बड़ा पेंटिंग है। ठीक है, उसका भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, गुप्ता पीरियड हमको बताया नॉर्दर्न इंडिया में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट पे इनका एक शासन चलता था, तो गुप्ता पीरियड की भी यहाँ पे पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। झांसी संग्रहालय में कुछ चंदेल जो शासक थे, तो चंदेल वंश की भी कुछ जो सामग्रियां वो यहाँ पे मतलब रखी गई हैं। ठीक है, तो चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश की भी कुछ सामग्रियों का संरक्षण यहाँ पे आपको किया गया है, आपको दिख जाएगा। तो आप चाहो तो भाई दोनों लिख दो, नहीं चाह रहे हो तो झांसी की जो झांसी संग्रहालय है उसके बारे में लिख दो। झांसी संग्रहालय थोड़ा ज्यादा ही डाइवर्स है। ठीक है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध 1857 से हो गया, गुप्ता पीरियड और चंदेल वंश के शासकों से संबंधित जो स्मृतियां हैं। ठीक है, यहाँ पे खासतौर पे पेंटिंग, यहाँ पे क्लियर लिख देना कि यहाँ की एक दीर्घ पेंटिंग की एग्जाम्पल पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे संरक्षण किए गए। अगला हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगली किस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, छठवां जाओगे तो आप यहाँ पे इलाहाबाद जो संग्रहालय है उसके बारे में चर्चा कर सकते हो। इलाहाबाद संग्रहालय, अब वो जो इलाहाबाद वाला बेल्ट है, हम लोग जब प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी का जो पूरा क्षेत्र है ये, यहां से हमको कई सारे स्टोन एज के भी एग्जांपल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको कई सारे स्टोन एज के भी एग्जांपल्स मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सामग्रियां हैं, वो मिली होंगी, तो भाई उसका संरक्षण हम लोग यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, इस समय हमको पता है कई सारी मूर्तियां, भाई बेलन नदी घाटी से हमको एग्जांपल मिलने स्टार्ट हो जा रहे हैं। वो पूरा प्रतापगढ़ वाला बेल्ट हो, वो सब इसी मतलब
बिल्ड एग्जाम का एग्जाम्पल है। तो यानी हमको कई सारे स्कल्पचर्स यानी कई सारी मूर्तियों का संरक्षण, मूर्तियों में जो यहाँ पे संरक्षण किया गया है, सबसे अच्छी बात है कि स्टोन की भी मूर्तियां हैं जिनका यहाँ पे संरक्षण किया गया है, ठीक है। ब्रॉन्ज की भी मूर्तियां हैं जिनका यहाँ पे संरक्षण किया गया है या जिनको यहाँ पे संग्रह किया गया है, ठीक है। तो इलाहाबाद संग्रहालय में ये भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेराकोटा रखे गए हैं कई सारे, टेराकोटा, ठीक है, क्वाइंस, ठीक। इसके बारे में जवाहरलाल संग्रहालय के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप तो आपका इन सारी चीजों का यहाँ पे क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है। अब यहाँ पे देखो अभी तक मेरा क्या था, जो हम लोग स्टार्ट से हैं भाई, अगर आप बौद्ध म्यूजियम के बारे में लिख रहे हो तो आपको अगर इतना पता है कि गोरखपुर में म्यूजियम है तो आप लिख दो बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, और आप इसके अंदर क्या पाया जाता था, किनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बौद्ध म्यूजियम गोरखपुर में बनाया गया, वो लिखना बहुत आसान है कि भाई कि किन चीजों का संरक्षण किया गया होगा, वो इजिली आप समझ सकते हो। कुछ अगर आपको मथुरा संग्रहालय के बारे में लिख रहे हो, बस ये पता है कि मथुरा जो बिल्ड है वो कुषाणों की राजधानी थी, तो कुषाणकालीन सामग्रियां यहाँ पे मिलेंगी, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, इस ड्यूरेशन में यहाँ पे कुछ मृद मूर्तियां भी मिली हैं, तो कुषाणकालीन कला का यहाँ पे संरक्षण किया गया होगा। अगर आपने किसी ट्राइबल्स के बारे में लिखा है, क्योंकि ट्राइबल्स की म्यूजियम खोली गई है, तो जाहिर सी बात है कि जनजातियों से संबंधित जो चीजें होंगी, जो कल्चर्स होंगे, जो उनके ट्रेडिशंस होंगे, जो रिलीजन होंगे, उनका संरक्षण यहाँ पे किया गया। अगर आप 1857 के रिवॉल्ट पे एक संग्रहालय का नाम लिखते हो, तो भाई अगर झांसी संग्रहालय के बारे में लिखोगे तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो चीजें हैं वो संरक्षण की गई होंगी। अब क्या होगा भाई, उस समय हमको पता है, हम लोग निगेटिव पॉइंट्स भी 1857 का ये लिखते हैं कि वहां पे एडवांस वेपन्स थे, यहाँ पे पुराने ट्रेडिशनल थे, भाई लोग तलवार लेके लड़ाई करते थे, उधर से बंदूक चलती थी, तो कुछ बंदूक और तोपे को यहाँ पे एग्जाम्पल्स रखा गया है, ठीक है। तलवार पाई गई है जो 1857 के ड्यूरेशन की, जो ढाले हैं उनको संरक्षण यहाँ पे किया गया है। 1857 की रिवॉल्ट की कुछ कुछ पिक्चर्स उस ड्यूरेशन में बनाई गई, तो उन पुरानी तस्वीरों को यहाँ पे संजोया गया है, ठीक है। गुप्ता पीरियड में एक ये कुछ फैक्ट्स याद कर जाओ कि भाई कि गुप्ता पीरियड की जो पेंटिंग्स है झांसी संग्रहालय में रखी गई है, चंदेल वंश की जो जो मेमोरीज हैं वो झांसी संग्रहालय में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप इलाहाबाद संग्रहालय में मतलब अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे नहीं या नहीं, आप सीधा एग्जांपल था कि आपको बेलन नदी घाटी अगर याद आ जाता, ठीक है, तो आप इजिली जाके इस एरिया के बारे में लिख सकते थे कि हाँ यहाँ पे किन किन चीजों का संरक्षण किया गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद से, आप देखो जैसे यहाँ पे अपने ट्राइबल्स के बारे में लिखना, इसी तरीके से जनजाति संग्रहालय, इसी तरीके से यहाँ पे मैं नोट करके बता दूं, यहाँ पे दलित संग्रहालय भी बनाए गए हैं, ठीक है, दलित संग्रहालय भी बनाए गए हैं। अब देखो दलित संग्रहालय में क्या बना जाएगा, तो जो दलित वर्ग के नेता है, अब दलित वर्ग के लीडर्स में किनका नाम आता है भाई, उसमें हम लोग जो कबीर हैं, बिरसा मुंडा है, भीमराव है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इन लोग के बारे में एग्जाम्पल्स की पहली बात क्या है कि इनकी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे बनाई गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दलित संग्रहालय बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत थी, तो भैया पहली बात ये कहीं ना कहीं अति पिछड़ा वर्ग है, तो इनके सशक्तिकरण के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए इंपॉर्टेंस भाई कि ठीक है, कम संसाधन में भी लोगों ने बहुत कुछ किया है। सेकेंड बात, ये ऐसी पर्सनालिटीज रही हैं जो अभी चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर जी हो, ये लोग बेसिकली क्या है, ये ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने समाज को जोड़ा है, समाज के एकीकरण में भूमिका निभाया है, ठीक है। तो देश की एकता के संरक्षण के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे दलित संग्रहालय के बारे में भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ये नोएडा में खोला गया है, दलित संग्रहालय कहाँ खोला गया है, नोएडा में, इसके बारे में आप चाहो तो यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग अब जो लास्ट एग्जाम्पल उठाएंगे, जो लास्ट एग्जाम्पल उठाएंगे 7th नंबर पॉइंट में उसको लिख देता हूं, ठीक है, 7th नंबर पॉइंट वो आप लोग लिखेंगे विधि संग्रहालय और अभिलेखागार। अभिलेखागार आपके टॉपिक पे भी है, जिसके ऊपर हम लोग कभी सेपरेटली क्वेश्चन बना लेंगे। विधि संग्रहालय और अभिलेखागार, अब देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, विधि संग्रहालय लिखा गया है, ठीक है। हमको पता है कि 1866 में 1866 में क्या हुआ था, प्रयागराज का जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो बनाया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नींव डाली गई थी। 1966 में क्या होगा, इसकी शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, शताब्दी समारोह सेरेमनी मनाया जाएगा, शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। अब देखो जब 1966 में इसका शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, यानी 100 सालों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए गएंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जो संरक्षण किया जाएगा, उन
न्यायिक हम लोग कह सकते हैं अभिलेखों का संरक्षण। तो यानी यहाँ पे क्या किया गया होगा, कुछ न्यायिक अभिलेखों की स्थापना की जाएगी, कुछ न्यायिक अभिलेखों की, ठीक है, स्थापना की गई होगी। यहाँ पे पहली बात भैया, अगर इन 1966 में एक शताब्दी समारोह के तौर पे अभिलेखागार बनाया जा रहा है, एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे पहले न्यायिक अभिलेख जो हाई कोर्ट के रहेंगे, जो डिसीजंस रहेंगे, एक तो उनको लिखा गया होगा। दूसरी बात यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें क्या है, एक यहाँ पे कुछ जो चौरी चौरा क्रांति हुई थी, ध्यान देना है आप लोग सर, चौरी चौरा हुआ कहाँ पे है और इसकी क्रांति से संबंधित जो मेमोरीज हैं वो रखी कहाँ पे है। ये गोरखपुर की भले ही है घटना, ठीक है, गोरखपुर से आप लोग देवरिया के बीच में जाओगे, कुशीनगर के बीच में, तो आपको चौरी चौरा देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग चौरी चौरा में भी शताब्दी वर्ष मनाया था, एक साल पूरा यहाँ पे मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो इससे भी संबंधित मेमोरीज क्या है यहाँ पे रखी गई हैं। इसी के साथ साथ कुछ इतना ही नहीं, मुगल ड्यूरेशन की जो कुछ आदेश हैं, तो दुर्लभ और पुराने जो आदेश हैं, यानी रेयर एंड ओल्ड ऑर्डर्स ऑफ द मुगल पीरियड, उसका भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है, उसका भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे, जो विधि संग्रहालय एवं अभिलेखागार बनाया था 1966 में, 1966 में शताब्दी समारोह के तौर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो ये आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए जो हम लोगों ने देख लिए हैं, जिसके बारे में आप नॉर्मली चर्चा अपने पेपर में कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग ने जो हमारा मेंस का बैच है प्रयास, ठीक है, उसका सेकेंड बैच हम लोगों ने 10 जून को स्टार्ट कर दिया है। एडमिशन इसमें स्टार्ट हो गया है। एडमिशन के लिए आपको करना क्या होगा कि जो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप एक बार इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर लेना या फिर कॉल कर लेना सेम नंबर पे ही। तो बैच से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां, हालांकि यहाँ पे ऊपर लिखी भी गई हैं, ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आप इस बैच से जुड़ सकते हो। 10 तारीख से ये बैच हमारा स्टार्ट है। इसमें नॉर्मली बता दो हम लोग क्या करेंगे, डेली 2 क्वेश्चन देंगे। पहली बात तो 50 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, पहले 50 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसको 25 डेज में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो डेली 2 टॉपिक्स पे आप क्या करेंगे, 2 टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। वो 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विद इन 24 आवर क्या करना होगा, आपको उन क्वेश्चंस को लिख के भेजना होगा। आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उस पर मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक है। और तीसरी इसमें देखेंगे कि आपकी जो क्लासेस, जो 25 छठी पेपर में हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर वहां पे कुछ टफ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग क्या करें, अपनी क्लासेस में शामिल कर रहे हैं। प्लस डाउट सेशन हम लोग प्रॉपर यहाँ पे लेंगे एक गूगल मीट के थ्रू। तो ये सारी विशेषताएं इसमें हैं, आप इससे जुड़ सकते हो और 25 छठी पेपर की तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब रही बात भैया कंक्लूड करने की, तो कंक्लूजन में भाई पहले आप लोग क्या करना, सीधी सी बात है, आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 को शामिल करते हुए दिखा देना। भैया अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखो, जो संग्रहालय है वो राष्ट्रीय विरासतों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये पॉइंट आप लोग कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, एक तो आर्टिकल 49 पे आप लोग चर्चा कर लेना, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण में आप देखोगे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर कहीं ना कहीं म्यूजियम क्या कहते हैं, अगर आप राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण कर रहे हो, म्यूजियम्स बना रहे हो, तो इसका एक तरीका और क्या है, ये टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या करेगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग पर्यटन से भी जोड़ सकते हो। इस पॉइंट्स को जोड़ के आप लोग एक बेहतरीन कंक्लूजन भी तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करेंगे अच्छी क्लास आप लोग को समझ में आई हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।